नए दिन और नई शुरुआत दोस्तों। हम चैप्टर 9 पे हैं और उसके दूसरे हिस्से में हम आ चुके हैं और इस चैप्टर का नाम अब ये बताएंगे। बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये सही बात है। अभी तक हमने देखा कि कोस्टल राइज जो कोस्टल एरियाज है हमारे भारत के, वो कितने इंपॉर्टेंट थे, किस टाइप की ट्रेडिंग स्टेशन वो बन चुके थे ऑलरेडी। हमने उसमें फुहार करके एक जगह जिसके बारे में डिस्कस किया, वहाँ पे रोमन्स लोग ट्रेडिंग करते थे। बड़ी बड़ी जर्नीज होना शुरू हो गई पूरे दुनिया के लिए। इसके लिए बड़ी बड़ी स्टडी शिप्स बनना शुरू है। वो शिप्स लंबी लंबी जर्नीज ले सकती थी और वो कई सारे नेविगेशन से हमने कई सारे रूट्स ढूंढ लिए थे समुद्र की तरफ। और वो जो प्लेसेस जहाँ पे मेजर ट्रेडिंग होता था वो काफ़ी रिच होता था, तो कई सारे राजाओं ने उसको कॉन्कर करने की कोशिश की। तो अब हम बात करेंगे जो मेन 3 राजा थे जिन्होंने कॉन्कर किया इन कोस्टल एरियाज़ के ऊपर, और उसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि पूरे भारत में किस टाइप के राजा रूल करते थे और सिल्क रूट के जो राजा थे, सिल्क रूट को कैसे कंट्रोल किया जाता, मॉनिटर किया जाता, उससे कैसे टैक्स लिया जाता था। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। शेरू, पहले एक सवाल। अब आपको एक इमेजिन करना है कि अब जो आप जहाँ पे ट्रेडिंग होती थी, जैसे फुहार करके एक जगह है, वहाँ पे आप एक पुलिसमैन हो, ठीक है। तो पुलिसमैन हो, आपके पास लोगों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का हक दिया जाता है। तो आप ये बताओ कि जब वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होती थी और किसी ने लोग आपस में लड़ेंगे, क्योंकि जैसे लोगों को पता नहीं कि किस चीज़ के करस्पॉन्डिंग कितना, क्योंकि वहाँ पे फिक्स रेट नहीं होता था। हमारे लिए फिक्स रेट होता है, MRP होता है। ये पेन 10 रुपये का तो 10 रुपये का ही बिकेगा। उस टाइम पे ये चीज़ नहीं होता था, कई बार झड़प होने के चांसेस थे। तो आप इस झड़प को कैसे रोकोगे? वो तो वहाँ के राजा ही हैंडल करेंगे, राइट? वो लोग ही हैंडल कर देते हैं। दे वर द मेन पर्सन टू डिसाइड। हाँ, तो ये पूरा सही नहीं है बट 90% बोल सकते हैं सही है। तो क्या होता था, जो वहाँ के राजा थे, ये इम्पॉर्टेंट था कि वहाँ के राजा अपना एक रूल बनाए, एक नियम बनाए और कुछ चीज़ों पे उनके हिसाब से प्रोडक्ट को फिक्स कर दे, उसके रेट्स को। और ये इम्पॉर्टेंट था कि वो रूलर्स इस झड़प को होने से बचाए और जो ट्रेडिंग होती थी वो बहुत स्मूथली चले। तो 3 इंपॉर्टेंट राजा जो हमारे संगम लिटरेचर में, जो संगम लिटरेचर को संगम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो समूह में गाया जाता था। तो उस लिटरेचर में मूवेंदर करके जिसका 3 चीफ बोला जाता है, जिसका नाम है 3 चीफ। तो 3 मेजर चीफ वहाँ पे, या उसको कह सकते हैं 3 राज्य वहाँ पे साउथ इंडिया में प्रेजेंट थे। सबसे पहला राज्य था चोलास, फिर दूसरा चेरास और तीसरा पंड्यास। ठीक है, याद रहेगा नाम? चोलास, चेरास, पंड्यास, ये 3 मेजर थे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए, और नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो कैपिटल होता है, किसी भी एक राज्य का कैपिटल होता है, वो सेंटर ऑफ द सिटी होता है, मतलब सेंटर ऑफ द जो किंगडम है उसमें होता है, बीच में होता है, सो दैट वो पूरा एरिया को कंट्रोल कर ले। लेकिन इन 3 राज्यों की खासियत ये था कि ये लोग 2 कैपिटल बनाते थे, और उसको कैपिटल भी नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सिटीज़ होती थी। एक होती थी जो राज्य को कंट्रोल करने के सेंटर ऑफ होता था, और दूसरा कोस्टल को भी ये एक ऐसा कैपिटल मानते थे जो कोस्टल लाइंस पे रहने वाले सिटीज़ हैं। तो वैसे ही जो फुहार था वो चोला का ये एक तरीके से कोस्टल कैपिटल माना जाएगा। ये करीब करीब 2300 साल पहले यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स होते थे कई सारे वैसे तो, लेकिन फुहार अपने आप में काफ़ी फ्लरिश सिटी था। वहाँ पे कई सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, कई सारे, जो हमने एक पोएम बताया, पोएम में कई सारे आइटम लिखे हुए थे, वो सारे आइटम वहाँ पे मिले थे। वहाँ से वो ट्रेडिंग होती थी। फिर उसके बाद से जो मदुराई था, मदुराई पांड्यास का था। मदुराई भी एक कोस्टल ए सिटी है और काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उस वक्त, जो इनिशियल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे वहाँ पे सेट हुए थे मदुराई साइड पे। जो यहाँ के राजा थे वो नॉर्मली लोगों से रेगुलरली टैक्स नहीं लेते थे, जैसे हमने नॉर्दर्न स्टेट्स के राजाओं को देखा, वो टैक्स लेते थे काफ़ी सारे। आपको याद है शेरू? तो यहाँ के जो राजा थे वो टैक्स रेगुलरली नहीं लेते थे, बल्कि फिर कैसे इनको पास रेवेन्यू आता होगा? ये जो प्रोडक्ट्स होगा उसके ऊपर टैक्स लगाते नहीं हैं। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना, रेगुलर टैक्स नहीं लगाते थे ये लोग। तो नॉर्मली क्या होता है, जब बहुत सारे ट्रेडर्स होते पहले के उसमें, कि इनको बहुत गिफ्ट मिलते थे, सिंस वो ट्रेडिंग पॉइंट था और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते थे पूरे ट्रेडिंग स्टेशन को, तो इनको बहुत सारे गिफ्ट्स में मिलते थे नॉर्मली। तो इनका मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू गिफ्ट से आता था। ठीक है, याद रहेगा? हाँ, और जो सिर्फ ऐसा माना जाता है कि लोग इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स सिर्फ जो किंग्स के लिए, स्पेसिफिकली किंग्स के लिए दिया जाता था, क्योंकि एक तरीके से किंग भी
जो वहाँ के लोकल लोग थे, जो ट्रेड करवाते थे, जो सामान इधर उधर से लेके आते थे, उनको फैसिलिटेट करते थे, उनको शक्ति देते थे, यानी प्रोटेक्ट करते थे बाकी किसी आर्म्ड रॉबर से। तो चीज़ें स्मूथ होने के लिए दोनों साइड का बेनिफिट था कि राजा को खुश रखा जाए, अपने साइड पे उसको फोकस किया जाए, सो दैट वो हमारी ट्रेडिंग जो है वो सही चले। तो कई बार रोमन एम्पायर का सीधा स्ट्रेट एग्रीमेंट होता था ये साउथ के किंग्स के साथ। फिर बात करते हैं हम, कई बार ये लोग ना मिलिट्री भी लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे लोगों को यहाँ पे भी गिफ्ट मिलते थे। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कई बार जब मिलिट्री एक्सकवेशंस होते थे, वहाँ के जो लोग होते थे इनको ऑफर करते थे इनके मिलिट्री रास्ते के लिए, या फिर कई बार उनको बचाने के लिए एज अ गिफ्ट, एज अ टैक्स की तरह मान लीजिए उसको दिया जाता था। फिर उसके बाद से हम बात करेंगे, जो ये हुआ दक्षिण, मतलब ये नीचे साउथ साइड पे ये चल रहा है। अब हम बात करेंगे जो सेंट्रल स्टेट वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न जो गुजरात और गुजरात मान लीजिए, महाराष्ट्र मान लीजिए, ये सारे जो एरियाज है ये भी वेस्टर्न इंडिया में आएंगे, वेस्टर्न सबकॉन्टिनेंट, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिस्सा बनेंगे। इसमें कौन राजा होता था? इसमें सत्यवाहन करके एक राजा थे, मतलब एक डिनास्टी थी, उसके ये डिनास्टी यहाँ पे रूल करता था सत्यवाहन, और करीब करीब ये इनका 200 साल तक मेजर रूल रहा है इस वेस्टर्न स्टेट्स पे। अगर आप पेज नंबर 105 पे देखेंगे जो मैप ऑफ 7, वहाँ पे अजंता एक डॉट है, उसके पास सत्यवाहन लिखा होगा, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए एक वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया उनके कंट्रोल में था। ये अपनी गौतमी बालाश्री करके एक माँ थी, उनके नाम से उनके लिए लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस और बुक्स थे, उससे एक सतकर्णी करके राजा थे सत्यवाहन के, उनका नाम पता चला। तो उनको कहता जाता है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ये नाम था उनका, उस वक्त के राजा थे उधर। और इनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, यानी अगर आप उस देखेंगे उस अजंता को, तो वहाँ से अगर उस रास्ता बिल्कुल साउथ इंडिया से आने के लिए वो रास्ता बिल्कुल बीच में पड़ता था। तो एक तरीके से पूरे दक्षिण भारत को, जिसको साउथ इंडिया बोलते हैं, दक्षिण भारत को अगर कोई वहाँ से पहुँचना चाहे लैंड का रूट से, तो वो उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसलिए ये लोग कई बार क्या होता था कि वो टैक्स लेते थे, जो दक्षिण भारत आना चाहता है, ये सी रूट और लैंड रूट दोनों को कंट्रोल करते थे, तो टैक्स काफ़ी लेते थे ये लोग, और कई बार इनसे बिना परमिशन लिए कोई इस साइड नहीं आ सकता था। तो इनके पास काफ़ी दम था, इन्होंने कई बार मिलिट्री एक्सकवेशन लिया, जिसके वजह से वो चाहते थे कैप्चर करना, ये जो कोस्टल एरियाज़ को, कोस्टल रीजन्स को कैप्चर करना भी इनके काफ़ी सारे प्रयास रहे हैं। शेरू, ये बताइए क्यों ये कोस्टल एरियाज़ पे फोकस करना चाहते, क्यों चाहते थे कि कब्जा कर ले? हाँ, जैसे हमने बताया, जब एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर होता है तो अपने आप राजा मजबूत हो जाता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है वहाँ पे। तो इसके लिए सत्यवाहन ने फिर ये चीज़ों को कब्जा करने की कोशिश की, हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुए। कई जगहों पे इनको हरा दिया गया था कई सारे युद्धों में जब इनकी मिलिट्री एक्सकवेशंस हुई थी, लेकिन फिर भी उस एक्सकवेशंस के टाइम पे उनको काफ़ी सारे जो टैक्स वैक्स और कुछ ऐसा मनी मिल जाते थे। तो फिर उसके बाद से अब हम बात करेंगे सिल्क रूट के ऊपर। तो सिल्क रूट क्या है, पहले ये समझते हैं। सिल्क क्या होता है? सिल्क एक तरीके का फैब्रिक होता है, फैब्रिक काफ़ी स्मूथ होता है, सिल्की होता है, और ये जो ऐसी फैब्रिक है नॉर्मली ये उगाया नहीं जा सकता, मतलब कॉटन जैसे उगाया जा सकता है, सिल्क को उगाया नहीं जा सकता। तो चाइना में करीब 7000 साल पहले इन्होंने एक जो कुकून से निकाल के उस सिल्क की स्ट्रेनिंग की थी। तो फिर उसके बाद से ये तकनीक उनके पास थी, और कहीं ना कहीं वो छिपा के रखे थे इस तकनीक को, इन्होंने किसी को बताया नहीं था। तो सिल्क प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद से जब इन्होंने, जो चाइनीज़ किंग्स थे, उन्होंने सिल्क सिंथेसाइज किया, सिल्क के कई सारे मटेरियल बनाए, कई सारे और चीज़ें बनाए, और काफ़ी फैशनेबल थी, काफ़ी सुंदर थी वो चीज़ें। तो इसलिए किंग ने क्या किया, इसको ईरान के राजाओं को, जो कि वेस्टर्न साइड पे है, जो वेस्टर्न ईरान के राजा हो गए, फिर उसके ऊपर रोम के राजा हो गए, इन सारे लोगों के लिए उन्होंने ये सिल्क एज ए गिफ्ट भिजवाना शुरू किया। तो जब गिफ्ट भिजवाना शुरू किया तो लोगों के बारे में पता चला कि वाह, ऐसा भी कुछ चीज़ है। तो सिल्क वहाँ से फेमस होना शुरू हो गया। तो जिस रूट से हम जाते हैं उसको कहा गया सिल्क रूट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं तो क्या नहीं पसंद है, आप चाहते हैं कि क्या हम किसी चीज़ पे फोकस करें, उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उसके ऊपर ज़रूर फोकस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।